हल्का अरबाब ज़ौक़ फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम मारूफ शायरा सफ़िया हयात के मजमूआ हवा से मुकालमा की तकरीब रऊनुमाई प्रेस क्लब फैसलाबाद में मुनक्कद हुई, जिसमें अदबी, इल्मी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुईं। तकरीब की सदारत मुमताज़ समाजी शख्सियत अमीना ज़मान ने की, जबकि डॉक्टर राशिद अज़ीज़, मकसूद वफ़ा, डॉक्टर तारक हाशमी, नासिर मजीद, मसूद कमर, अलियास असद, गुलफाम नकवी और मलक अमजद एडवोकेट ने मुनक्कदा तकरीब से अपने अपने ख़िताब में सफ़िया हयात के दूसरे मजमूआ हवा से मुकालमा पर रोशनी डालते हुए कहा कि सफ़िया हयात एक बेखौफ और मुनफरद शायरा है। उन्होंने जदीद उर्दू नज़म शायरी में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि सफ़िया हयात ने अपनी नज़मों के ज़रिए मुआशरे में ख़वातीन के दुखों और उनके हकूक़ की पमालियों को बड़े अच्छे अंदाज में उजागर किया। वो एक मज़लूम तबके की नुमाइंदा आवाज़ है। इनकी नज़मों के मौज़ूआत ऐसे हैं जिन पर बहुत कम लिखने की जुर्रत की जाती है। इनकी कई अलामती नज़में ख़वातीन के दर्द और मसाइब को नुमायाँ तौर पर बयान करती हैं। उन्होंने औरत के दुख और मसाइल को औरत बनकर लिखा। मुकर्रीन ने सफ़िया हयात के मजमूआ हवा से मुकालमा के हवाले से बात करते हुए कहा कि मुकालमा ज़िंदगी की अलामत है। मुकालमे की आज़ादी वाले मुआशरे ही ज़िंदा मुआशरा कहलाते हैं, जबकि गुफ्तगू और मुकालमे की इजाज़त ना हो तो वो मुआशरे मुर्दा मुआशरे तसव्वुर किए जाते हैं। आखिर में उर्दू और पंजाबी की मुमताज़ शायरा सफ़िया हयात ने अपने मजमूआ हवा से मुकालमा की तकरीब रऊनुमाई में शरीक होने वालों और मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस तरह मेरे दूसरे मजमूए की पजीराई की जा रही है, ये बात मेरे लिए बहुत हौसला अफजा है। उन्होंने तकरीब में अपने मजमूआ हवा से मुकालमा से कुछ नज़में हाज़रीन को सुनाई, जिनको ज़बरदस्त सराहा गया। रिपोर्ट नुमाइंदा HRW न्यूज़। जो मैं शायद अपने रिश्तों से नहीं मैं कर सकती थी, वो मैंने तन्हाई में बैठ के जब किया तो वो मुकालमा सिर्फ मेरा नहीं रहा, वो सबका मुकालमा बन गया। और मैं कहती हूँ कि यहाँ तक आज ये किताब जो है यहाँ तक अगर पहुँची है, इसमें जैसे बच्चे की तरबियत होती है, वो 1 साल का होता है, 2 साल का, 3 साल का, और आकर अपनी इर्तिकाई सफ़र तय करता है। मैंने भी ऐसे इर्तिकाई सफ़र तय किया। मकसूद वफ़ा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जब मैं मिला सफ़िया और तरह की थी, उसके बाद जब इंटरव्यू किया सफ़िया और तरह की थी। मैं मानती हूँ मैं बाकी ऐसी थी। आज जो सफ़िया हयात है, आज से 20 साल पहले और उससे पहले जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था, मैं ऐसी नहीं थी। सोच का डिफरेंस था बहुत ज़्यादा। मेरी बहनें और तरह सोचती थी, मैं किसी और तरह सोचती थी। मेरी बहनें ज्वेलरी पसंद करती थी, मेहंदी लगाती थी, मुझे मेहंदी से सख्त नफरत थी। क्यों नफरत थी मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि ये इतना कठिन सफ़र है। एक औरत, फिर ऊपर से इतनी हसास, फिर ऊपर से उसको वो राइटर बन गई। फिर जब आप मैदान में कदम रख ही दिए तो फिर अब आपके ऊपर और जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। आपने रास्ता क्लियर करना है, आपने जगह देनी है, वरना कोई औरत नहीं आएगी। जब मैंने फैसलाबाद के अदब में पाँव रखा तो अवाम अखबार था, जिसमें 1985 में आबिद जमील आबिद, सरफराज नाज और बहुत सारे नाम जो मेरे साथ लिखते थे, मैं भी इसमें लिखती थी। मैं 7th क्लास में थी जब मैंने लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते यहाँ तक कैसे पहुँच गई। जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो आज मुझे फ़ख्र है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर वो सब कुछ ना होता
تو میں صفیہ حجات نام میں ایک درپوش سی بزدل سی لڑکی ہوتی، آج مجھے پتہ ہے کہ آواز کہاں اٹھانی ہے اور میں نے کس کا ساتھ دینا ہے، میں نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ جب میں نے ادب میں قدم رکھے تو مجھے بہت ڈرایا گیا کہ یہ تو سارا شگفتہ کی طرح کر دیتے ہیں، دوسری سارا شگفتہ بنے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ابھی بیٹی نے کہا کہ ضرورتوں کی پھٹی جیبیں مجھے بہت مما کی نظم پسند ہے۔ اصل میں انہوں نے بہت ساری نظمیں جو ان کو پسند ہیں وہ نظمیں انہوں نے جی ہیں میرے ساتھ۔ میں جب ضرورتوں کی پھٹی جیبیں میں نے جب لکھی، میں کسی ادبی فنکشن میں تھی، میں باقاعدہ اجازت لے کے گئی تھی، لیکن جب میں واپس آئی تو میری بیٹی مجھے لینا نے کہا کہ 9th میں پڑھتی تھی یہ، اس وقت کہتی سارا شگفتہ کون تھی مما؟ اور ٹومیٹو کیچپ پروین شاطر کا کلیات پڑا ہوا تھا۔ میرے جیسی عورت کے گھر میں نہ زیورات ہوتے ہیں، نہ لگژریز کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے تو سرحانے کی کتابیں، ہمارے کپڑوں کی الماریوں میں بھی کتابیں، ہمارے ڈریسنگ ٹیبل میں بھی کتابیں۔ اس لیے میرے جیسی عورت جو ہے وہ اس سوسائٹی میں نہ تو کسی کا دل لبھا سکتی ہے، نہ وہ شاید ایک اچھا کردار کہیں بھی پلے نہیں کر سکتی، چاہے وہ بہت کوشش کرے۔ اس نے جب مجھ سے پوچھا کہ سارا شگفتہ کون ہے تو میں لرز گئی کہ اس نے کیوں پوچھا ہے۔ اس نے ٹومیٹو کیچپ میرے سامنے رکھ دی، کہتی کہ میں نے یہ نظم پڑھی ہے مما، میں 2 گھنٹے سے پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے بتائیں۔ اب جب میں نے اس کو سارا شگفتہ کا مطلب بتایا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے ہی سارا شگفتہ کہا گیا ہے۔ تب میں نے یہ نظم لکھی، ضرورتوں کی پھٹی جیبیں۔ اور مقصود الفاظ صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، یہ کچھ بھی کہہ دیں لیکن میں کہتی ہوں کہ میرا قبیلہ ادب ہے، ادب جتنے بھی لکھنے والے ہیں سب میرا خاندان ہے۔ آج کسی کو نہیں پتا صفیہ حجات کا کون سا خاندان ہے، صفیہ حجات کون ہے۔ میرے بچوں کی پہچان صفیہ حجات ہے، میرے بہن بھائیوں کی پہچان صفیہ حجات ہے، میری ماں کو صفیہ حجات کی ماں کہا جاتا ہے، اس سے بڑا اور میں نے کیا لینا۔ ٹومیٹو کیچپ نکال کر میری پینٹنگ پہ پھینک، سارے رنگ سارے چہرے کو گم ہو گئے۔ اسے میری ضرورتوں کی پھٹی جیبیں دکھائی نہیں دیتی، اسے میری ضرورتوں کی پھٹی جیبیں دکھائی نہیں دیتی، مگر مونچھوں کو تاؤ دیتے کہتا ہے، مگر مونچھوں کو تاؤ دیتے کہتا ہے میں مرد ہوں۔ یہ سن کر میں ہنستی ہنستی لوٹ پوٹ ہونے لگتی ہوں اور سسکنے لگتی ہوں۔ کل سے کچھ عجیب سا ہوا ہے، میرے اندر کی عورت میں برطانوی جاگ اٹھی ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ عورت کے لیے لکھاری ہونا سب سے بڑا اس کے لیے سزا بھی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر جب آمد ہوتی ہے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ آپ کی بیوی بھی جب آپ اینڈ ٹائم پہ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، کسی خاص کیفیت میں ہوتے ہیں، تو آپ کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ کچن کی پیاز یا کچن کی فلاں چیز ختم ہو گئی ہے، اور اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حال ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ تو کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے مار سکتے ہیں اس کے، لیکن عورت ایسا نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ بھی عورت کو بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز کر کے لکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ابھی ایشیا میں عورت جو ہے
वो मेरे जैसा लिख के भी आवाज़ बनेगी तो फिर बात बनेगी। और जफर साहब ने एक पंजाबी नज़्म की बात की थी, वो ज़ाहिर बात उनको ज़ुबानी याद नहीं, लेकिन मैं जफर साहब आपकी नज़र करती हूँ, क्योंकि ये नज़्म जो है ये वाकई मेरा आइकॉन बन गया। मुझे कहीं कोई देख ले तो मुझे यही कहते हैं कि वीरे मेरियां पैलियां। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि लोग मेरा नाम भूल जाएंगे, मुझे कहेंगे वीरे मेरियां पैलियां। मैं यहाँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैं इंडिया में जिन लोगों ने मेरी ट्रांसलेशन की, हरविंदर सिंह हैं, जसपाल ने, उन्होंने मकसूद वफा साहब की भी बहुत सारे कलाम को ट्रांसलेट किया है। मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ की लोकल आवाज़ को एक इंटरनेशनल की आवाज़ बना दिया। अब यहाँ तक हो गई बात, पहुँच गई कि सिंधी ज़बान में भी ट्रांसलेट हुई, पश्तो में, बलोची में और जर्मन ज़बान में भी इसकी ट्रांसलेशन हो रही है। जफर साहब नज़म कुछ यूँ है कि निके भतीजे नूं दिते मेरे रुपये, वीरे दे खो के मेरे हथ ते रख दिते। निके भतीजे नूं दिते मेरे रुपये, वीरे दे खो के मेरे हथ ते रख दिते, ते बोलिया चलिए तैनूं ते पता, चलिए तैनूं ते पता, असीं धीआं दे कोलों कुछ नहीं लैंदे। मेरे अंदरों कोई बोलिया वीरे मेरियां पैलियां। ऐ शरबत दा गिलास भी चुक लै, ऐ शरबत दा गिलास भी चुक लै, कबलिए चलिए तैनूं ते पता, असीं ते धीआं दे घर दा पानी भी नहीं पींदे। मेरे अंदरों फिर कोई बोलिया वीरे मेरियां पैलियां। और एक पंजाबी की नज़म मैं सुनाना चाहूँगी और उसको बागी इजाज़त। नज़म का उन्वान है बागी औरत। मैं सरगी वेले दी जागी, मैं सरगी वेले दी जागी, अलसी दियां पिन्नियां बना के हांडी चुल्हे धर के वेड़े विच झाड़ू दिंदे, अपनी नज़मां नूं भी सोच का तड़का लाए। कच्छ च ले निके काके नूं दुध पिआंदे, कच्छ च ले निके काके नूं दुध पिआंदे, सारे टब्बर लई रोटी पकाई। कच्छ च ले निके काके नूं सारे टब्बर लई रोटी पकाई। अद्धी राती इस तो पहला, अद्धी राती इस तो पहला फरिश्ते मेरे ते लानत भेज दे। अद्धी राती इस तो पहला फरिश्ते मेरे ते लानत भेज दे, मैं ओदी देह दा घुट बन गई। कच्छ च ले निके काके नूं, कच्छ च ले निके काके नूं दुध पिआंदे, सारे टब्बर लई रोटी पकाई। अद्धी राती इस तो पहला, अद्धी राती इस तो पहला फरिश्ते मेरे ते लानत भेज दे, मैं ओदी देह दा घुट बन गई। पर जदों उस आखिया, पर जदों उस आखिया लिखन वाली औरत आवारा हुंदी, मैं अथरी ते बागी हो गई। बहुत शुक्रिया।